नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। देखिए, वैसे तो दिवाली हम लोग कल मनाएंगे यानी 24 तारीख को, लेकिन पूरा इंडिया और इसरो के साइंटिस्ट हम सब मिल एक दिन पहले ही दिवाली मना रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इसरो ने अभी कल 36 वन वेब उपग्रहों को एक साथ क्या किया है, लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं ये कहां से लॉन्च किया गया है और किस प्रक्षेपण यान के थ्रू लॉन्च किया गया है। देखिए, GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नया नाम है LVM-3। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या इसको अब एक नए नाम से बुलाया जाता है LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका नया नाम है। इन 36 वनवेब उपग्रहों को 5 चरणों में भेजा गया है अंतरिक्ष में। कहां पे? पृथ्वी की किस कक्षा में? तो लोअर ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजा गया है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है इसरो के लिए और इंडिया के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहली बार ऐसा है कि GSLV मार्क 3 के द्वारा यानी इस प्रक्षेपण के द्वारा इतने भारी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया है। इससे पहले जो PSLV लॉन्च करता था, GSLV बात की था, अब देखते हैं PSLV जो इससे पहले जब सैटेलाइट को लॉन्च करते थे PSLV को, तो वो मात्र 1.4 टन से 1.75 टन तक के ही पेलोड को क्या करता था, अंतरिक्ष तक ले जाता था। लेकिन वहीं मार्क 3 एक साथ 36 उपग्रहों को ले गया, जिसका टोटल वेट कितना था, कितना टन पेलोड था इसका? 5.8 टन। ये टोटल मतलब कुल मिला के अभी तो ले गया 36 उपग्रहों का, जिसका वेट था 5.8 टन, लेकिन ये टोटल 8 टन तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा तक ले जा सकता है। ठीक, ये इसीलिए भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वहीं अगर बात करें, इससे पहले जब हम सैटेलाइट, इतने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करते थे, तो हम यूरोपीय लॉन्च प्रदाता कंपनी थी एरियन स्पेस, उसके द्वारा लॉन्च करते थे। लेकिन अब LVM-3 के द्वारा हम भारी उपग्रहों को क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। इन 36 उपग्रहों के प्रक्षेपण ने क्या किया है, LVM के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, LVM-3 के द्वारा, ये एक भरोसेमंद साबित हुआ है। क्यों भरोसेमंद साबित हुआ है? क्योंकि हम गगनयान मिशन को भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो गगनयान मिशन जो हमारा होगा वो अंतरिक्ष यात्रियों को भी लेके जाएगा। तो ये एक तरह से ये हमारे लिए क्या हुआ, LVM-3 ये भरोसेमंद साबित हुआ। बिना किसी दुर्घटना के एक साथ 36 उपग्रहों को लॉन्च करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अपने आप में बड़ी क्यों बात है? क्योंकि जब 36 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये उपग्रह आपस में कहीं टकराए ना, या क्षतिग्रस्त ना हो। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं वन वेब है क्या। तो वन वेब एक वैश्विक दूरसंचार कंपनी है जो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड के थ्रू प्रदान करती है। इसका लक्ष्य है कि 2023 तक 588 उपग्रह क्या करना है, लॉन्च करवाना है। आगे देखते हैं कि वन वेब कहां की कंपनी है, यह भी जान लेते हैं। देखिए, वन वेब है ब्रिटेन की कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, लंदन में। अब ये ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है, और वहीं लंदन में ही वन वेब का क्या है, हेडक्वार्टर है। अब बात करें मार्क 3 की, MK3 या GSLV मार्क 3 की बात करें, तो देखिए मार्क 3 में टोटल 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहले चरण में किस ईंधन का यूज होता है, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में एंड थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जिसका हम यूज करते हैं वो होता है ठोस ईंधन,
सेकंड में तरल ईंधन का उपयोग करते हैं, और थर्ड में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग करते हैं। देखिए, इन तीन स्टेज का पहले ठोस को यूज करते हैं, फिर तरल को यूज करते हैं, फिर क्रायोजेनिक को यूज करते हैं। इसके पीछे भी मुख्य वजह है। मुख्य वजह यह है, मैं आप देखिए आपको समझाता हूं। यह है, मान लीजिए पृथ्वी का सतह, और यहां ऊपर पृथ्वी का वायुमंडल है। यहां से पृथ्वी के तल से हमको अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है, मान लीजिए GSLV मार्क 3 को अगर लॉन्च करना है, तो नीचे, सबसे नीचे ठोस को रखना, फिर तरल को रखना, फिर क्रायोजेनिक को रखना। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऊपर की दिशा में, तो ऊपर वायुमंडल होता है, हमें स्पीड कम रखनी होती है। स्पीड इसलिए कम रखनी पड़ती है क्योंकि जो हमारा रॉकेट है, ये कहीं वायुमंडल के घर्षण से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हम पहले स्पीड को कम रखते हैं। यही कारण है कि पहले स्टेज में ठोस ईंधन को रखा जाता है। फिर जैसे जैसे सैटेलाइट हमारा ऊपर जाता है, तो तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। फिर जब हम गति को बढ़ाने के लिए तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। फिर जब हम वायुमंडल को पार कर जाते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होती है, स्पीड और हाई हो जाती है, और रॉकेट को जलने का डर भी नहीं बना रहता। तो ये था हमारा आर्टिकल इसरो से संबंधित। ठीक है, देखिए मार्क 3 क्या है, पहली बार देखिए इंपॉर्टेंस इसका जान लीजिए क्या है। मार्क 3, MK3, ये पहली बार अपनी वाणिज्यिक सेवा दे रहा है। इससे पहले इस रॉकेट लॉन्चर ने अपनी वाणिज्यिक सेवाएं नहीं दी थी, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हमारा कौन सा आर्टिकल है। देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 ये अभी जारी किया गया। इसको जारी कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, OPHI, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसका पूरा नाम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अब आगे जो इस रिपोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जानने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में होता क्या क्या है, किस बेस के आधार पे हम गरीबी को, वैश्विक गरीबी को मापते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। यह है आपका फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन UPSC, स्टेट PCS, इवन आप वनडे एग्जाम भी देते हैं ना, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जरूर से जरूर रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये जो MPI होता क्या है। ये देखिए, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग इंडेक्स, लिविंग स्टैंडर्ड, सॉरी, 1, 2 और ये तीसरा। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत 10 इंडिकेटर्स हैं। ठीक, हेल्थ के अंदर है आपके 2 इंडिकेटर्स, पहला है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन दोनों का वेटेज कितना है? 1/6 एंड 1/6। एजुकेशन के अंतर्गत 2 इंडिकेटर हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। इन दोनों का भी वेटेज 1/6 है। वहीं अगर बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, तो इसके अंतर्गत टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं, जिनका वेटेज कितना है? 1/18, यानी 1/18 वेटेज दिया जाता है इसको। ये कौन कौन से हैं 6 इंडिकेटर्स? तो ये है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। अब इसको, इन 10 इंडिकेटर को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, पहला हमारा इंडिकेटर था किसके अंतर्गत? हेल्थ के अंतर्गत। कौन सा था? न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंतर्गत 70 वर्ष
से कम के व्यक्ति या एक कुपोषित बच्चे को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। हेल्थ के अंतर्गत दूसरा हमारा इंडिकेटर था चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी शिशु मृत्यु दर। ये कैसे काउंट किया जाता है, 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। अगर किसी बच्चे की 0 से लेके 5 वर्ष के बीच में किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, गरीबी में मापा जाता है, उसको गरीबी में काउंट कर लिया जाएगा। अब वही बात करें जो हमारा थर्ड डायमेंशन था, सॉरी सेकंड डायमेंशन था, उसके अंतर्गत जो हमारा इंडिकेटर था यानी थर्ड वाला, वो है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है आज का। इसमें क्या काउंट किया था, देखिए 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे जब कक्षा 6 तक यानी 6 साल तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं। अगर नहीं पूरी कर पाते हैं तो काउंट होगा, अगर पूरी कर ले जाते हैं तो काउंट नहीं होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा, स्कूल अटेंडेंस। स्कूल अटेंडेंस में क्या है, देखिए क्लास 8 तक यानी कक्षा 8 तक जिस उम्र के बच्चे अपनी कक्षा को पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कक्षा 8 तक एक बच्चे को पहुंचने में लगभग 11 से 12 साल लगता है, अगर उस एज तक बच्चा कक्षा 8 तक पहुंच जाता है तो ठीक है, नहीं पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, उसको भी इस इंडेक्स में काउंट कर लिया जाता है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। आगे है हमारा कौन सा, ये तो हो गया दोनों डायमेंशंस कंप्लीट। आगे है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक, लिविंग स्टैंडर्ड में पहला हमारा कौन सा था, कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल इसमें वेटेज कितना है, थर्ड स्टैंडर्ड में 1/18, 1/18 वेटेज दिया जाता है 6 इंडिकेटर को। ठीक है, इसमें देखिए एलपीजी को काउंट नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में कुकिंग फ्यूल जैसे गोबर से खाना बनाते हैं, गोबर किसे, लकड़ी से बनाते हैं या कोयले से बनाते हैं, अगर इसके थ्रू आपके घर में या किसी के घर में भी खाना बन रहा है तो वो गरीबी में काउंट किया जाएगा उसको। एलपीजी में बनेगा तो नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा सैनिटेशन, स्वच्छता कैसे काउंट किया जाता है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक गाइडलाइन है, उसके थ्रू सैनिटेशन को काउंट किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो थर्ड की, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, ऊपर हमने 4 डिस्कस किए, नीचे 2, 6, ये हमारा 7वां इंडिकेटर है। 7वें इंडिकेटर में क्या है, वाटर, क्लीन वाटर की बात करता है। क्लीन वाटर क्या है, देखिए आपके घर से 30 मिनट की दूरी पर, देखिए घर से 30 मिनट की दूरी पर अगर आपको स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो जा रही है तो आप गरीबी रेखा से बाहर है, मतलब जनरल की बात कर रहा हूं, आम सामान्य की बात कर रहा हूं। 30 मिनट, घर से 30 मिनट की दूरी पे अगर स्वच्छ पेयजल है आपके पास या किसी के पास तो वो गरीबी में नहीं काउंट होगा, अगर नहीं है तो काउंट होगा। स्वच्छ जल कैसे हम देखते हैं, उसकी भी एक गाइडलाइन है, कौन जारी किया था, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग। अब देखिए 8वां हमारा इंडिकेटर है क्या, हाउसिंग, हाउस, एक घर होना चाहिए। ठीक है, घर होना चाहिए। और 9वां है हमारा एसेट्स। एसेट्स की बात करें तो देखिए एक परिवार के अंतर्गत अगर टीवी, फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर या साइकिल, बाइक, कार, अगर ये सब नहीं है या ये सब है, इनमें से कोई भी एक अगर है तो गरीबी में काउंट नहीं होगा, अगर नहीं है तो काउंट होगा, जाहिर सी बात है। 10वां है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना अनिवार्य है, नहीं है तो गरीबी इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में काउंट किया जाएगा। ये रहे हमारे 10 इंडिकेटर्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन,
तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अंतर्गत ये तीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन है। ये तीन डायमेंशन के अंतर्गत टोटल हमारे 10 इंडिकेटर है। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। ये रहा हमारा एमपीआई से संबंधित कुछ फैक्ट। अब देखते हैं जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत है क्या। कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। आंकड़े ही है, हालांकि ये आंकड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दुनिया में 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। इनमें से आधे जो हैं वो बहुत गंभीर गरीब की श्रेणी में आते हैं। संख्या की बात करें तो 593 मिलियन जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो गरीबी के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर महाद्वीपों की तुलना किया जाए तो उप सहारा अफ्रीका, देखिए ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यह मैप बना देता हूं, हालांकि उतना अच्छा बनेगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश तो करना ही चाहिए। ये है अफ्रीका, यहां है आपका सहारा रेगिस्तान, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है उप सहारा अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का उत्तर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला। 589 मिलियन गरीब लोगों की संख्या है जो सबसे अधिक है दक्षिणी एशिया के बाद। दक्षिणी एशिया में कितने लोग हैं? 385 मिलियन, दोनों गरीब हैं। अगर दोनों को एक साथ काउंट किया जाए, मिक्स कर दिया गया, तो पूरे वर्ल्ड का 83% जो गरीबी पाई जाती है वो सहारा अफ्रीका वाले में और दक्षिणी एशिया में। दक्षिणी एशिया में कौन कौन, जैसे इंडिया हो गया सबसे बड़ा कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री इसमें आते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा गरीबी है वो 22.8 करोड़ लोग गरीब हैं। हालांकि ये आंकड़े ज्यादा है, परसेंटेज में देखेंगे तो कम दिखाई पड़ेगा। क्यों परसेंटेज में कम दिखाई पड़ेगा और इधर संख्या में ज्यादा है? क्योंकि भारत की संख्या भी ज्यादा है ना, इसलिए। नाइजीरिया में देखिए 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं, ठीक है। वहां नाइजीरिया में मतलब हर 2/3 ऐसे लोग गरीब हैं जो जिसमें से एक बच्चा क्या है, कुपोषण से ग्रसित है। बात करें गरीबी की, इसमें गरीबी के भी आंकड़े देख लिया जाए। भारत में ही पहले क्या था, अब क्या है। देखिए 2005 और 6 में जो इंडिया में गरीबी थी वो थी 55.1%। वहीं 2019 से 21 के बीच में गिरकर कितनी हो गई, 16.4%। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 सालों की बात किया जाए, इस अगर 15 साल 2005-6 से लेके 19-20 में 15 सालों में बात किया जाए तो 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये परसेंटेज याद रखने वाली बात है, जो ये 16.4% की बात किया है, ठीक है। बात करें अगर दक्षिणी एशिया में, भारत ने तो गरीबी में सुधार किया जिससे दक्षिणी एशिया में भी सुधार आया। इसी यही कारण है कि अब सहारा अफ्रीका के बाद दक्षिणी एशिया में गरीबी है। राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो 2015-16 में सबसे गरीब राज्य कौन था, बिहार। किस बेस पे बात हो रही है ये भी ध्यान रखिएगा, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, वो भी 2022 की। तो 2015 और 16 में सबसे ज्यादा गरीब कौन था राज्य, बिहार था। बिहार में गरीबी का परसेंटेज की बात किया जाए तो 2005 और 6 में 77.4%, मतलब बहुत ज्यादा गरीब, आंकड़े ज्यादा हैं परसेंटेज में। 2015 से 16 में 52.4% और 19 से 21 में 37.4% हो गया। मतलब बिहार अपनी गरीबी में कम किया है। 15-16 में 52.4 था, वही 19-20 में 34.7% हो गया है। आगे देखते हैं। देखिए अगर टॉप 10 सबसे गरीब भारतीय राज्य की बात किया जाए तो एक पश्चिम बंगाल ही है, 2015 और 16 में टॉप 10 में शामिल था, लेकिन इस बार जो आंकड़े जारी किए गए 19-20 के अकॉर्डिंग, उसमें पश्चिम बंगाल टॉप 10 से बाहर आ गया। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। पहला है तो बिहार, बिहार तो रहेगा ही, अक्सर रहता है गरीब राज्य। झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये टॉप 10 है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो केवल 2 राज्य, एक मेघालय और दूसरा असम,
इसमें यह भी ध्यान रखिएगा टॉप 10 में यूपी भी आता है, ठीक, 5वें नंबर पे है सबसे गरीब राज्यों में, और सबसे ज्यादा बिहार। अगर राज्य केंद्र शासित की बात सबसे ज्यादा अगर कम किस राज्य ने किया है, सबसे ज्यादा कमी गरीबी में अगर किसी राज्य ने किया है वो है गोवा। गोवा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों ने तो गरीबी कम की है लेकिन फिर भी टॉप 10 में शामिल है। ये ध्यान देने वाली बात है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने गरीबी तो कम की है लेकिन फिर भी वो टॉप 10 के अंतर्गत शामिल है। बच्चों में गरीबी की बात किया जाए तो भारत में हर 5 में से एक बच्चा क्या है, गरीब है। क्षेत्र के अनुसार गरीबी की बात किया जाए तो 2015-16 में ग्रामीण और शहरी की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 36.6% गरीबी थी, वहीं घटकर कितनी हो गई है, 21.2%। वहीं शहरी क्षेत्रों में 9% गरीबी थी, अब घट के हो गई है 5.5, 5.5% गरीबी रह गई है। ये हटा दे रहा हूं मैं ताकि दिखे, ठीक है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का रैंक एमपीआई के अकॉर्डिंग कितना है। देखिए इंडिया का रैंक बात करें तो इंडिया की रैंक 2022 में 67 है, 62 सॉरी, 62 कितने कंट्री में, 107 देशों, 107 देशों में इंडिया का रैंक 62 है, 62वें नंबर पे इंडिया आता है। देखिए दो इंडेक्स जारी किए जाते हैं एमपीआई से रिलेटेड, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड। एक जारी करता है कौन, यूएनडीपी, दूसरा प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करता है। एक दूसरा जारी होता है रिपोर्ट, उसको बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको जारी करता है नीति आयोग। ये ध्यान दीजिएगा, दो इंडेक्स होते हैं, फिर से बता रहा हूं, एक होता है नेशनल, एक होता है ग्लोबल। जो ग्लोबल जारी करता है वो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, जो नेशनल वाला है उसको नीति आयोग जारी करता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।